So welcome students to the channel English with Nair, and we are going to study further, practice further about reading literacy. आज हम दूसरा पैसेज लेंगे बीव्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने वेबसाइट www.ssnair.org लॉगिन करके राइट साइड में पिसाब कॉर्नर में से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा और इसको पहले ही पढ़ लिया होगा। अगर आपने पहले 2 बार पढ़ लिया है और आंसर सब ढूंढ लिया है तभी ये वीडियो वॉच कीजिएगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपने आप से करना है और फिर यहाँ जो समझा रहे हैं और यहाँ जो आंसर बता रहे हैं उसको कंपेयर करना है। यू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको मिस्टेक करना है, पहले सीधा समझना नहीं है तो आपको तो ईजी लगेगा और लगेगा हाँ ऐसे ही आंसर होगा। पहले आपको मिस्टेक करना है और फिर उसको इम्प्रूव करना है। ऐसे आप 5 पैसेज भी करोगे विदाउट लुकिंग द आंसर्स, ज़्यादा बेनिफिट होगा ना कि आप 10 to 20 पैसेजेस सिर्फ देख लोगे और समझ लोगे। सो फर्स्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मेरा फिर से आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सब सोल्व नहीं कर पाए तो एक एक सोल्व करो, एक सोल्व करो फिर ये वीडियो देखो, उसका कंसर्न वीडियो, फिर पोस्ट कर दो, वापस दूसरा सोल्व करो और फिर करो। पहले ही पूरा वीडियो नहीं देख लेना है। इफ यू गो बाय दिस मेथड then only you will be beneficial. So with this instruction we start the passage B's. शॉर्ट में बता देते हैं, ये जो 20 हैं ये आपके जो टाइप ऑफ पैसेज में मिक्स टाइप होगा। फर्स्ट जो वीडियो में पार्ट 1 में आपको बता दिया था कितने टाइप के पैसेज होते हैं, अब वो डिटेल में नहीं बताया जाएगा। तो जो 3 टाइप के बताए थे, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस और मिक्स टाइप, उसमें से मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप में क्या होता है कि आपको टेक्स्ट भी होता है और डायग्राम भी होता है या चार्ट या ग्राफ वगैरह। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और वो डायग्राम को भी इंटरप्रेट करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो टेक्स्ट को भी समझेंगे हम और डायग्राम भी समझेंगे, दोनों समझने के बाद ही हमें करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। तो इस टाइप का जो पैसेज होते हैं वो मिक्स टाइप में जाते हैं। दैट इज इट विल हैव कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस बोथ द टाइप ऑफ बोथ द फीचर्स। अभी एक बुकलेट की उसमें से लिया गया है। The information on this page and the next page is from a booklet. एक एक्सट्रैक्ट है एक बुकलेट में से और 20 के बारे में है। तो आपने पूरा पढ़ लिया हो तो ख्याल आएगा आपको कि फर्स्ट पेज जो पैराग्राफ है उसमें ये जो सर्च करने वाले हैं उनके बारे में लिखा गया। द सर्चर्स और फॉरेजर्स, व्हाट दे डू इज दे सर्च फॉर हनी, दे सर्च फॉर नेक्टर। सेकंड पैराग्राफ में फॉरेजर्स लेट अदर बीज नो वेयर द सोर्स ऑफ नेक्टर बाय परफॉर्मिंग अ डांस। तो यहाँ जो है कि कैसे उन लोग ढूंढते हैं उसके बारे में। द शेप ऑफ फिगर 8, द डांस फॉलोज द पैटर्न शोन ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी वो जो सर्चर्स है, वो जो हनी सर्च करने जाते हैं, वो एक टीम है, टीम वर्क है। उन लोग क्या करते हैं कि आने के बाद बाकी लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे मिला जाता है, यहाँ से आप लोग ने हनी ले सकते हैं। तो उसके लिए उन लोग क्या करेंगे, डांस करेंगे और इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। यू कैन सी देयर 8 फिगर। During the dance, the bee shake her abdomen from side to side while running in circles in the shape of figure 8. तो सर्कल में डांस करते 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 कैसे फिगर बनाते, 8 फिगर। अभी 8 जो फिगर बनाते तो बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो डायरेक्शंस है वो सन के साथ कंपेयर करना है, ये बात इसमें लिखा हुआ है। द डायग्राम शोज a bee dancing inside the hive on the vertical surface of the honeycomb.
हनीकॉम्ब जो है उसका जो वर्टिकल सरफेस है उसके ऊपर वो डांस करते हैं। इफ द मिडल पार्ट ऑफ द फिगर 8 पॉइंट स्ट्रेट अप, अभी जो 8 बना रहे हैं इसका जो मिडल पार्ट है ये अभी ये जो है अगर स्ट्रेट होता, यहाँ टेढ़ा है तो अगर स्ट्रेट होता दैट मीन्स उनको कहाँ से मिलेगा, ये जो फ्लावर्स कहाँ है जहाँ से नेक्टर मिलता है और बाद में उसको हनी बनाते हैं, वो फ्लावर्स कहाँ से मिलेगा उनको, तो स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट यानी सन के डायरेक्शन से। लेकिन अभी ये जो है पाथ ऐसे बना रहे हैं राइट डांस करने के टाइम। If the middle part of the figure points straight up, it means that bees can find the food if they fly straight towards the sun. अगर इसका टेढ़ा ऐसे होता डायरेक्शन तो हमें सन की तरफ फ्लाई करने से मिल जाएगा। If the middle part of the figure 8 points to right, the food is to the right of the sun. लेकिन यहाँ देखोगे राइट की तरफ है तो इसका मतलब सन के राइट से। तो if it was straight, then they would have got the food by flying direct to the sun's way, in the direction of the sun. लेकिन यहाँ राइट ऑफ सन देखिएगा ये नहीं है इस तरफ है, इसका मतलब इनको राइट डायरेक्शन में जाना है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन दे हैव टू, तो इसको कंपेयर कर रहा है वही एंगल देखो यहाँ बना के उनको जाना पड़ेगा। सो यू कैन सी दिस सेम एंगल इज ओवर। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू द सन दे हैव टू मेक अ राइट एंगल, आई मीन दे हैव टू मेक ए एंगल टू द राइट। कितना तो कितना एंगल, तो यहाँ देखोगे ये जो एंगल है वो सेम एंगल, तो दिस शोज द डायरेक्शन। The distance of the food from the hive is indicated by length of time that the bee shake her abdomen. If the food is quite near, the bee shakes her abdomen for a short time. If it is long way away, she shakes her abdomen for a longer time. ये तो वो डायरेक्शन। अभी कितना दूर जाना है तो वो जो है उनका एब्डोमेन शेक से पता चलता है। शॉर्ट टाइम के लिए शेक करते हैं तो शॉर्टर डिस्टेंस है, इफ इट लॉन्ग देन शी टेक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो एब्डोमेन शेक करते हैं और एब्डोमेन शेक का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा देर शेक करते हैं तो उतना दूर है। सो इसी द डांस हैज़ गॉट टू थिंग्स। तो ये पैराग्राफ आपको डायरेक्शन बताएगा कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो 8 वाला डांस से पता चलता है। और ये सर्कल करके डांस कर रहे हैं हम लोग, और जो सर्किंग जो कर रहा है वो कितने बार रिपीट कर रहा है ना, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फॉर डांस। सो दैट शोज द डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस की बात है सेकंड पैराग्राफ में। And lastly, we now come to know about the honey making process. Bees are the high carrying nectar they give to the house bees वगैरह वगैरह। तो आप देखोगे कि इसमें दिखा है नेक्टर कंटेन्स शुगर मिनरल्स मिक्स विद 80% वाटर। आफ्टर 10 to 20 मिनट्स एक्सेस वाटर एवोपरेट हो जाता है और 3 दिन के बाद सेल में स्टोर हो जाता है, बट 20% वाटर हो जाता है। तो पहले 80% वाटर होता था, बाद में 20%। आप देखोगे ये जो वर्डिंग चेंज कर दिया है। आफ्टर 3 days दे यूज द वर्ड हनी, और यहाँ पे देखिएगा आपको नेक्टर में शुगर मिनरल्स होता है और 80% वाटर होता है। तो फर्स्ट जो रॉ मटेरियल है जो हम लोग को जो फूल से मिलता है फ्लावर्स से, दैट इज कॉल्ड नेक्टर एंड हैज गॉट 80% वाटर। और उसके बाद 3 दिन के बाद ठीक है 20 मिनट्स सब एवोपरेट होने के बाद वाटर यानी तो 20% वाटर रह जाता है और वो क्या बन जाता है हनी, और उसको लीड डाल देते हैं बी वैक्स वगैरह वगैरह। देन यू कम टू नो दैट सम ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ नेक्टर सो एंड सो। ठीक है, तो इस पर आप एक दो बार रीडिंग करके पूरा आइडिया लेने के बाद क्वेश्चन पढ़ोगे। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। तो मैंने एक रफली आपको कैसे किया है इसके बारे में बता दिया है, आपने भी इंटरप्रेट कर लिया होगा। नाउ लेट्स सी योर आंसर्स विद द करेक्ट आंसर्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बीज डांस? बी किसके डांस करते थे? टू सेलिब्रेट सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हनी, to indicate the type of plant the foragers have found, to celebrate the birth of a new queen bee, to indicate where the foragers have found food। किसके डांस करते थे? तो डांस का देखो कि आप दो प्रकार का डांस है, आई मीन वन इज फॉर डायरेक्शन अनदर इज फॉर डिस्टेंस। लेकिन किसके लिए थे? इज इट टू सेलिब्रेट सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हनी, क्यों हनी मिल गया करके डांस करते थे? नो ऑफ कोर्स नॉट।
कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हमें पता है इट इज़ यूजफुल। वो डांस जो है वो काम की बात है, वो बाकी लोग भी वहाँ पे जाएंगे और वो लेके आएंगे नेक्टर को, तो उनका एक मोटिव था वो डांस करने का, इट्स नॉट फॉर सेलिब्रेशन, राइट। तो जिसने पैराग्राफ नहीं पढ़ा वो तो हो सकता है इसको टिक कर दे आंसर। सो पढ़ने के बाद आपको करना है, राइट। एंड सेकेंडली वो फिगर को भी समझना है, टू इंडिकेट द टाइप ऑफ प्लांट द फोरेजेस हैव फाउंड, कौन सा प्रकार का, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो हम छोड़ देते हैं इसको, रॉन्ग वगैरह नहीं बोलते हैं। एक दो आंसर तो आपको एमसीक्यू टाइप में क्लियरली रॉन्ग पता चल जाएगा, तो फर्स्ट वी एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, राइट। तो ये मुझे अभी पता नहीं चला राइट है रॉन्ग है, मैंने छोड़ दिया इसको। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए न्यू किंग बी, अब ये भी देखो सेलिब्रेशन मुझे पता ही नहीं है, डांस तो कोई पर्टिकुलर मोटिव से यहाँ पे एक नॉलेज एक कुछ उनको बताते हैं, ओके, दे आर गिविंग सम मैसेज इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इट्स नॉट सेलिब्रेशन। जो आम हमें पैर का पढ़ने में लग सकता है कि हो सकता है क्वीन बी ने जन्म दिया है किसी को और वो सेलिब्रेट करने के लिए, तो ऐसे सब कहानी मैंने सुनी है और इन्फॉर्मेशन लिए है या पढ़ा है कई जगह। तो विदाउट रीडिंग द पैराग्राफ ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट दिस वन एज ए चांसेस है, बट हियर वी नो इट इज नॉट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ ए न्यू किंग, कि कई जगह पे बर्थ के बारे में नहीं लिखा है क्वीन बी का, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो दो रॉन्ग आंसर में क्लियरली पता चल गया दैट इट इज नॉट फॉर सेलिब्रेशन। सो नाइदर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अचीविंग हनी, नॉट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ एनी न्यू किंग बी, ओके। ठीक, तो रॉन्ग हो गया। अभी ये दो देखते हैं, दो उसमें से एक राइट होगा और एक जो होगा वो कंफ्यूजिंग सिमिलर टू द राइट आंसर होता है। To indicate where the forages have found food. So, instead of finding nectar, they have written food. बाकी वही चीज है, where the forages have found food, कहाँ से मिला है, तो कहाँ है वो, फूड कहाँ है, दैट इज नेक्टर कहाँ है। अब फूड लिखा है इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन वही चीज पूछ रहे हैं लोग कि उनको इंडिकेट करने के लिए, देखो दोनों इंडिकेट है, राइट। सबको समय पता है ये इंडिकेटिव आंसर राइट है, लेकिन इंडिकेट में से कौन सा, क्या इंडिकेट करने के लिए, वो आके डांस करते डायरेक्शन इंडिकेट हो जाता है और डिस्टेंस इंडिकेट हो जाता है, लेकिन किसके लिए, कौन सा प्लांट है वो बताने के लिए, वो है कि कौन सा फूड, वेयर दे हैव फाउंड द फूड, वेयर लोकेशन के लिए, नॉट टाइप। तो ये दो कीवर्ड है, टाइप और लोकेशन, इंडिकेट तो राइट है, लेकिन टाइप ऑफ प्लांट के लिए है कि वेयर द फूड इज है, ऑफ कोर्स वेयर इज द फूड, वो बताने के लिए, सो ऑफ कोर्स आंसर विल बी डी। तो यहाँ चांस है कि आप लोग ने बी किया हो, बिकॉज इन एमसीक्यू वन आंसर विल बी सिमिलर टू द राइट आंसर, रिमेनिंग टू विल बी टोटली रॉन्ग। तो पहले रॉन्ग निकाल दीजिए और फिर जो है दो उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इंडिकेट तो करना है हमें लगा, तुरंत टिक मत कर दीजिए इसको कि टाइप ऑफ प्लांट, हाँ बताने के लिए कि कौन सा प्लांट से वो हनी निकाल सकता है, नहीं, कहाँ पे, वेयर इज द फूड, वेयर, नॉट टाइप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अभी मैंने समझाया तो आपको लगेगा हाँ सही है और आप आंसर आपने ढूंढ लिया ऐसा लगेगा, तो इसलिए पहले आपको ढूंढना है और फिर जो ये लॉजिक जो बता रहे हैं आपको इसको उसके साथ समझना है कि वेयर डिड यू फॉल्टर, कहाँ आपने मिस्टेक किया, और नेक्स्ट टाइम फिर देखोगे आप करेक्ट आंसर्स आपके ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट अगर टाइप देखा जाए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीज डांस, नाउ दिस इज नॉट रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि क्वेश्चंस जो है रिट्राइव करने के लिए होता है, इंटरप्रेट करने के लिए होता है, या इवैल्यूएट, दैट इज टू रिफ्लेक्ट। सो क्वेश्चन कौन से टाइप में डाल सकते हैं इसको, इंटरप्रेट के टाइप, क्योंकि पर्पस ऑफ बीज डांस क्या है, तो कहाँ पे फूड है, right? तो वो है, तो वो लोकेशन डायरेक्शन वगैरह लिखा है, लेकिन कहीं डायरेक्टली वो सेंटेंस नहीं लिखा है, तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हाँ वेयर, सो इट इज फॉर इंटरप्रिटेशन, दैट इज बाय इंटरप्रेटिंग ओनली यू कैन गेट द आंसर, देयर इज नो वन सिंगल लाइन सेंटेंस आंसर देयर, कि डायरेक्टली वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा दैट द बीज डांस टू इंडिकेट where the forages have found food, no, you will not get such a sentence in the paragraph. Write down three main sources of nectar. Now you know ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा, लास्ट पैराग्राफ में हमने देख लिया था, राइट। Yeah, some of the main sources of nectar are fruit trees, clover and flowering trees. देखो इसमें इंटरप्रेट की कुछ बात नहीं है, डायरेक्टली सेंटेंस में मिल गया आपको, कौन से तीन है, फ्रूट ट्रीज, क्लोवर एंड फ्लावरिंग ट्रीज। नाउ फॉर द एग्जामिनर ये देखिएगा कि थ्री मेन सोर्सेज, अगर बच्चे ने द स्टूडेंट ने डायरेक्टली लिखा है फ्रूट ट्रीज, क्लोवर एंड फ्लावरिंग ट्रीज, वेल एंड गुड, फुल क्रेडिट। अभी देखो कि इस पिज्जा एग्जाम में पार्शियल क्रेडिट एंड नो क्रेडिट, वैसे तीन चीज दिया गया आता है, राइट। पार्शियल क्रेडिट,
फुल क्रेडिट, पार्शियल क्रेडिट एंड नो क्रेडिट। अभी तीनों ऐसे कैसे लिख दिया बच्चा ने, ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन ऑफ रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन वाला है, तो डायरेक्टली मिल गया, तीनों लिख दिया, वेल एंड गुड। लेकिन बच्चे जो है इसको भी अपना लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। तो देखिएगा कि अगर बच्चे ने सिर्फ लिखा है ट्रीज, क्लावर एंड फ्लावर्स, मैनुअल दे रिटर्न ट्रीज, क्लावर एंड फ्लावर्स, तो भी आंसर राइट है। अगर उसने लिखा है क्लावर, क्लावर, ट्रीज एंड फ्लावर्स, तो भी राइट है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्रीज एंड फ्लावर्स दो लिखा है और फ्लावर लिखा है, देन व्हाट इज राइट। सो इट्स नॉट नेसेसरी यू राइट फ्लावर इन ट्रीज, कहना क्या चाहते हैं इसमें, फ्लावर्स। फ्रूट ट्रीज, क्या कहना चाहते हैं, ट्रीज, ओके। So that you have to take care, that is where from where they do get it. So अगर उसमें ये तीन लिखा है, ठीक है, तो उसको फुल क्रेडिट मिलता है। और अगर उन्होंने इसमें से सीक्वेंस आगे पीछे किया है तो आप देख लीजिएगा कि वो भी राइट है, राइट। सो इवन इफ दे राइट दैट फ्रूट and then they write flowers and they write trees, sorry flower, then one's answer right. बट अगर सिंपली फ्रूट लिखा है उसने, राइट, तो आंसर गलत हो जाता है, नॉट फ्रॉम फ्रूट। सो दैट इज द थिंग। सो फॉर द एग्जामिनर, दैट इज फॉर ओनली फॉर एग्जामिनर, दैट यू हैव टू सी दैट where you have to give partial credit and where you have to give full credit. Now let's see the next question. What is the main difference between nectar and honey? नेक्टर हनी में क्या डिफरेंस है, ये भी देखो कि लास्ट पैराग्राफ में है ना, हमें मिल गया था मेकिंग हनी। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा भी दिया था आपको कि सब जगह नेक्टर लिखा हुआ है, देखो कि लास्ट में आफ्टर 3 डेज आने, तो ये प्रोसेस नेक्टर टू हनी का होने का लिखा है। तो हाउ टू, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्टर, वो मेन है। तो क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ बता दिया है, नेक्टर कंटेन्स शुगर एंड मिनरल्स मिक्स विद अबाउट 80% वाटर, राइट, एंड 10 to 20 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है, एक्सेस वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, राइट। और नेक्टर को उसको सेल में डाल देते हैं, रख देते हैं, और वहाँ पे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन चल रहा है, इवेपोरेशन व्हेन दैट वाटर इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। लेकिन आफ्टर 3 डेज ही उसमें कितना परसेंटेज वाटर रह जाता है, 20%, एंड देन इट बिकम्स हनी। सो हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम हनी टू, sorry, nectar to honey? The proportion of water in the substance. What is the main difference between nectar and honey? The proportion of water in the substance, the proportion of sugar to minerals in the substance, the type of plant from which the substance is gathered, the type of bee which process the substance. तो कौन से टाइप का बी है उससे हमें नेक्टर हनी का डिफरेंस बताता है, नहीं, वो तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बी सब वही लेके आता है हनी से। टाइप ऑफ प्लांट, नो ऑफ कोर्स नॉट, उसे नहीं पता चलता है कि ये प्लांट से लेके वो नेक्टर हो गया, वो दूसरे प्लांट से लेके वो हनी हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, प्रोपोर्शन की बात दिया हुआ है कि ऐसे पहले ये होता है, बाद में ये इतना हो जाता है, तो पहले नेक्टर होता है, बाद में हनी हो गया, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ गया, प्रोपोर्शन देखिए होगा 80 और 20 दिमाग में आ रहा है, राइट। तो वापस जाके एक बार देख लेना पैसेज को, तो 80% वाटर था और यहाँ पे लिखा है 20% वाटर, तो ऑफकोर्स प्रोपोर्शन किसका चेंज हो रहा है, वाटर का। कंफ्यूज वाला जो सेंटेंस है वो ये है, नेक्टर कंटेन्स शुगर एंड मिनरल्स मिक्स विद वाटर। तो दूसरी बार जो पैसेज में जो हनी हो गया, उसमें देखो नेक्टर एंड शुगर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब नेक्टर एंड शुगर का कुछ प्रोपोर्शन के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वाटर का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। सो एज आई टोल्ड यू, वन विल बी नियरेस्ट टू द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो ये दो तो टोटली रॉन्ग हो गया, टाइप ऑफ प्लांट की वजह से आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि नेक्टर है कि हनी है, टाइप ऑफ बी से नहीं डिसाइड नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अभी प्रोपोर्शन का ही राइट बात है, प्रोपोर्शन से पता चलता है कि नेक्टर है कि हनी है, राइट। अब कौन सा प्रोपोर्शन, तो आपने देखा हो कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर का लिखा हुआ है, एक बार 80% लिखा है, एक बार नीचे 20% है, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, तो ये राइट आंसर। अब इसको भी समझ लेते हैं अभी, द प्रोपोर्शन ऑफ शुगर टू मिनरल्स इन द सब्सटेंस, शुगर और मिनरल्स का प्रोपोर्शन, तो ऑफ कोर्स नॉट, शुगर मिनरल तो पहले लिखा हुआ है और उसमें 80% वाटर होता है, दूसरी बार क्या लिखा है, वो 80% वाटर कन्वर्ट हो जाता है 20%, सो ऑफ कोर्स शुगर मिनरल्स विल रिमेन, और उसका प्रोपोर्शन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है और नहीं उन्होंने मेंशन किया है।
So what is the difference between nectar and honey? Is the proportion of water is changing from 80% water to 20%. जब 80% वाटर रहता है तो नेक्टर माना जाता है, जो 20% वाटर बन जाता है उसमें इवेपोरेट होने के बाद तो नेक्टर क्या बन जाता है? हनी बन जाता है. दैट मीन्स इन concentrated form, right? So minerals will definitely be the same but it will be in concentrated form. तो ये जो है वो confusing वाला है. It is nearest to the right answer but not this proportion. It is proportion of water. So अगर आपने 80 किया तो you are right, you get full credit, right? अब इसमें partial credit का सवाल ही नहीं है. All of the answers are wrong. In the dance, what do the bees do? And if you go for retrieving interpretation, then you know that this question was of interpretation, right? तो कई जगह directly नहीं लिखा है that the difference between nectar and honey is the proportion of water. No, you will not get that sort of sentence in the paragraph. So it is by interpreting that paragraph, the last paragraph, then only you come to the conclusion of answers. So it is interpretive type. In the dance, what do the bees do to show how far the food is from the hive? How far? मैंने जो बताया आपको कि एक पैराग्राफ में आपको डिस्टेंस पता चलता है, एक पैराग्राफ में डायरेक्शन. तो वापस अपन जाते हैं ऊपर और पैराग्राफ को समझते हैं. तो ये दो पैराग्राफ है जिसे उन लोग आके बता देते हैं, राइट? अब यहाँ डायग्राम को समझना है, हमें इंटरप्रेट करना है, राइट? तो डायग्राम के और ये पैराग्राफ को दोनों को एक साथ समझना है. तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो पैराग्राफ में पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन. अगर वो जो 8 बना रहा है उसका जो बीच का डायरेक्शन स्लैंट है राइट की तरफ, दैट मीन्स फ्रॉम राइट. अगर यहाँ लेफ्ट की तरफ होता ऐसे बन रहा है 8 और बीच वाला जो भाग, तो इसका मतलब लेफ्ट फ्रॉम द सन. और कितना एंगल लेफ्ट वगैरह वो ये डिस्टेंस से पता चलेगा, राइट? सो इट विल गिव द डायरेक्शन हाउ मच एंगल लेफ्ट टू द सन. नाउ इट इज राइट हाउ मच एंगल राइट टू द सन. तो यहाँ देखेंगे आप राइट वाला. तो दिस पैराग्राफ शोज द डायरेक्शन. अभी वहाँ क्वेश्चन में क्या था? हाउ फार. फार not direction, how far, that means the length, the distance of food. तो ये पैराग्राफ के अंदर अपना आंसर होगा. The distance of food from the hive is indicated by the length of time that the bee shakes her abdomen. देखो इस तरफ यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें. Length of the time the bee shakes her abdomen. If it is quite near, the bee shakes her abdomen for a short time, and if it is a long way away, she shakes her for a long time. तो यहाँ हमें आंसर्स को तोड़े जाए तो एब्डोमेन शेकिंग जो है, ठीक है, ये हाथ जो बना रहा है उसका जो पाथ पाथ जो है वो डायरेक्शन डिसाइड कर, लेकिन जो एब्डोमेन शेक कर रहा है उससे हमें डिस्टेंस पता चलता है, दैट इज लेंथ. The question type the distance if in the dance what does the bee do to show how far is distance the food is from the bee. उसके लिए क्या करते हैं? तो of course shakes her abdomen. But तो दो पार्ट है आंसर में. आप देखो shakes her abdomen and how much duration, how much length it shakes. तो ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है. Length of time that the bee shakes her abdomen. This is the correct answer. Length of time and shakes her abdomen. तो कई बच्चे जो है सिर्फ shakes her abdomen by shaking her abdomen we come to know ऐसे लिखा है, तो आपको पार्शियल उसको आंसर पार्शियल क्रेडिट देना है. अगर बच्चे लिखा हाउ हाउ मच टाइम इट डांसेस, ओके, हाउ मच टाइम द बी डांसेस ऐसे लिखा है, हाउ मच टाइम द बी डांसेस. शेकिंग ऑफ एब्डोमेन नहीं लिखा है, लेकिन हाउ मच टाइम तो लिखा है. हाउ लेंथ, हाउ मच लेंथ ऑफ टाइम लिखा है. तो ये सब लिखा है तो आपको पार्शियल क्रेडिट देना है उसको. तो इस पार्शियल आंसर दोनों पॉइंट होना चाहिए, शेकिंग ऑफ एब्डोमेन एंड लेंथ ऑफ टाइम. हाउ मच लेंथ ऑफ टाइम द बी शेक्स हर एब्डोमेन. तो दोनों पार्ट है तब आपको फुल क्रेडिट देंगे. लेकिन सिर्फ शेकिंग ऑफ एब्डोमेन लिखा है, लेंथ ऑफ टाइम नहीं लिखा है, तो आप उसको पार्शियल क्रेडिट देंगे. लेंथ ऑफ टाइम लिखा है, हाउ मच लेंथ ऑफ टाइम द बी डांसेस, नॉट शेकिंग ऑफ एब्डोमेन, डांसेस सिर्फ वर्ड यूज किया है तो भी इसको पार्शियल क्रेडिट देंगे. लेकिन दोनों वर्ड है कीवर्ड्स, दैट इज लेंथ ऑफ टाइम. You can see length of time and B shakes her abdomen. These both part of the answers are there. Then only you give full credit. तो इस प्रकार आपको partial credit and full credit मिलता है, right? So this is the way you write the answers, and this is the way the PISA English reading literacy, stands for. Thank you.